हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 4। और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि एक्सपेंस और इनकम का क्या मतलब होता है, किनको हम इनकम बोलेंगे, किनको हम एक्सपेंस बोलेंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने एसेट्स और लायबिलिटी के मीनिंग समझे थे। अकाउंटिंग में अगर आपको ये 4 टर्म के मीनिंग अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, अगर ये 4 चीज अगर आपको आ गई तो आपको पूरी अकाउंटिंग है वो समझने से कोई भी रोक नहीं सकता, यानी कि पूरी अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज बाकी की जो 2 टर्म है यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करते हैं। चलो, तो बिना हमारा टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो, एक्सपेंस और पेमेंट। ठीक है, एक्सपेंस या फिर पेमेंट, जब भी पे करते हैं तो ही तो एक्सपेंस होगा। ठीक है ना। तो देखो, अब ये एक्सपेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक्सपेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहले तो एक्सपेंस कैसे होता है, पेमेंट करते हैं हम कुछ भी, जैसे भी हमने कुछ फैसिलिटी यूज की, ठीक है ना, या तो हमने प्रोडक्ट को लिया या तो हमने क्या किया, फैसिलिटी यूज की, सर्विस यूज की, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, पैसे पे करते हैं पेमेंट। ठीक है ना। तो अब वो जो मैं पे करूंगा, ठीक है ना, अब वो क्या है, कैसे कैटेगरी का है। ठीक है ना। तो देखो, जो मैं पे कर रहा हूं, जो मैं पेमेंट करने वाला हूं उसमें, ठीक है ना, जो मेरा एक्सपेंस है वो 2 कैटेगरी का हो सकता है। एक रेवेन्यू एक्सपेंस, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंस। पूरा लेक्चर अच्छे से समझना तो ही समझ में आएगा। ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंस किसको बोलेंगे, बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, यानी कि एक 12 मंथ का पीरियड होता है, उसको हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई खर्चा किया, आपने कोई पेमेंट किया और उसका बेनिफिट अगर आपको उस अकाउंटिंग ईयर तक ही मिलता है, यानी अगले साल हमको को बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई खर्चा किया 2014-15 में, 2000 फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 12 मंथ का पीरियड, ठीक है ना, अब उसमें जो खर्चा किया उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ उसी में मिलेगा, मुझे 15-16 में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर तक ही हमें बेनिफिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है ना। दूसरा इसका क्या है, इट इज रेगुलर इन नेचर, मतलब ये रेगुलर होते हैं, बार बार खर्चे होते रहते हैं एक साल में। ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली ये खर्चे होते रहते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो और क्लियरिटी आएगी। देखो, एग्जांपल के तौर पे सैलरी पेड, मुझे बताओ सैलरी पूरे 12 मंथ में कितनी बार आपको पे करनी पड़ती है। जैसे ही महीना कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी पड़ती है। तो जो आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है ना, वो क्या है, आपका पेमेंट है, खर्चा है। ठीक है ना। और ये ऐसा खर्चा है जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मतलब कि साल में एक फिक्स ट्रेंड के बाद में हो रहा है, एक महीने में, हर महीने क्या हो रहा है, सैलरी का एक्सपेंस आपका होता जा रहा है। तो रेगुलर इन नेचर, और क्या इसको आपको बेनिफिट अगले साल मिलेगा। आज जैसे जनवरी मंथ में अगर आपने किसी एम्प्लॉय से काम करवाया, ठीक है ना, और जनवरी मंथ में उसका जितना भी उसने वर्क किया था उतना उसको पेमेंट कर दिया, सैलरी पेमेंट कर दी, क्या ये जो जनवरी मंथ का आपने जो सैलरी का पेमेंट किया, इसका बेनिफिट क्या आपको अगले साल भी मिलेगा? नहीं ना, वो तो सिर्फ जनवरी मंथ तक लिमिटेड होता है। तो ऑब्वियसली ये जो सैलरी मैंने एक मंथ का पे किया है तो वो हमारा सिर्फ उसी मंथ तक लिमिटेड रहता है, उसी रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर तो उसका बेनिफिट लिमिटेड रहता है। ठीक है ना। और सेम वे में ये क्या होता है, एक रेगुलर इन नेचर होता है, यानी कि एक साल में बार बार ये क्या होते हैं, इनकम होते रहते हैं। समझ में आया। तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जिनको हम रेवेन्यू इन नेचर बोलेंगे। ठीक है ना। सैलरी पेड अगर की है, ठीक है ना, सैलरी अगर पे करते हो तो उसको रेवेन्यू नेचर बोला जाएगा। वेजेस पेड, अब मजदूरी, वेजेस यानी मजदूरी, बार बार वेजेस पे करनी पड़ती है। ठीक है ना। जैसे गुड्स परचेज किया तो उसको अनलोड करना, वहां से लोड करना वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, मजदूरी आपको पे करनी पड़ती है। तो वेजेस पेड ये भी साल में पता नहीं कितनी बार होता है। टेलीफोन बिल, हर महीने आपको साल में क्या करना पड़ता है, हर मंथली आपको बिल का पेमेंट करना पड़ता है। सेम में इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी पे करना पड़ता है। अगर बिल्डिंग आपने हायर पे रखी है तो मंथली आपको रेंट भी पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब एक जो फिक्स इंटरवल पे आपके एक साल में आपको क्या होता है, बार बार जो खर्चे होते हैं या फिर फिक्स ट्रेंड में जो खर्चे होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस। और इनको अगर शॉर्ट में समझना हो, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज में, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हर साल होने वाले ऐसे खर्चे जो एवरी ईयर होंगे, हर साल खर्चे होंगे। जैसे सैलरी हर साल पे करनी पड़ेगी, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट है, ठीक है ना, हर साल पे करना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, हर साल एवरी ईयर एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर। क्लियर है। देखो, अब दूसरी कैटेगरी क्या है, तो दूसरी कैटेगरी आपकी होती है कैपिटल एक्सपेंसिव। कैपिटल एक्सपेंसिव, कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब है बेनिफिट ऑफ विच, यानी ऐसा खर्चा, ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी कि आपने सपोज अगर पेमेंट किया 2014-15 में, तो उस पेमेंट का जो आपको बेनिफिट है वो आपको नेक्स्ट भी
ईयर मिलेगा, यानी अगले कुछ साल भी आपको उसका बेनिफिट है वो मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने सपोज 2014-15 ईयर में मैंने क्या कर दी, एक बिल्डिंग खरीद ली। अब मुझे बताओ वो बिल्डिंग क्या 2014-15 में खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी? नहीं ना, वो अगले साल भी कंटिन्यू करेगी। तो मैं उस बिल्डिंग का बेनिफिट अगले साल भी क्या कर सकता हूं, अवेल कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जब भी कैपिटल एक्सपेंस होता है तो उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, उसके बाद में इट इज नॉट रेगुलर इन नेचर। क्या मैं हर साल बार बार बिल्डिंग खरीदूंगा? क्या हर साल बिल्डिंग खरीदूंगा? नहीं, मेरा काम बिल्डिंग खरीदना नहीं है। ठीक है ना, मेरा काम तो क्या है, गुड्स को परचेज करना और गुड्स को सेल करना। बिल्डिंग को परचेज और सेल करने का बिजनेस नहीं है। फिर दूसरे एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, बिल्डिंग परचेज करते हैं तो ठीक है ना, हर साल बिल्डिंग खरीदी नहीं है अपने को। फर्नीचर परचेज, हर साल फर्नीचर खरीदेंगे क्या? नहीं ना, जब जरूरत पड़ेगी तब खरीदेंगे। फिर मशीन परचेज, ठीक है ना, कंप्यूटर, हर साल जब कंप्यूटर खरीदेंगे? नहीं। तो कभी कभार होने वाले खर्चे, यानी कि जो हर साल नहीं होते, तो शॉर्ट में समझो, शॉर्ट में एक स्टेटमेंट में आप समझ सकते हो। अगर कोई एवरी ईयर खर्चा होता है, एवरी ईयर हर साल होगा फ्रीक्वेंटली, तो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। और अगर एवरी ईयर नहीं होता है, जो कभी कभार होता है, ठीक है ना, जो एवरी ईयर नहीं होता है, जो कभी कभार होता है, तो उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर का बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आ गया इन दोनों का। और हाँ, रेवेन्यू नेचर में रेगुलर, आर फॉर रेगुलर, आर फॉर रेवेन्यू, ऐसे लर्न करोगे। ठीक है ना, आर फॉर रेवेन्यू और आर फॉर रेगुलर। ठीक है ना, इस तरीके से। सो आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे देखो क्या होता था, जैसे बिल्डिंग का बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको जो असेट्स में दिया था ना एग्जांपल, वो का वो एग्जांपल मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैंने बिल्डिंग को हायर पे ले रखा, रेंट पे लेखा, भाड़े पे ले रखा, ठीक है ना, तो मैं रेंट पे कर रहा हूँ। तो बोलो, ये जो रेंट बिल्डिंग से मुझे जो बेनिफिट हो रहा है, जो रेंट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना, मैंने बिल्डिंग को क्या लिया, किराए पे ले लिया। अब उसका मंथली मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मुझे बताओ, वो जो मुझे पेमेंट हो रहा है, जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, उसका बेनिफिट मुझे उसी एक महीने का, अगर मैं यूज करता हूं तो एक महीने का पेमेंट करता हूं। समझ में आया? तो क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंटली और हर महीने क्या कर रहा हूं, मैं इस खर्चे को पेमेंट कर रहा हूं। तो उसको क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, हर साल होने वाला खर्चा। फिर बिल्डिंग एक बार खरीद ली, फिर बार बार खर्चा नहीं होगा ना, एक बार खरीद ली उसके बाद खर्चा नहीं होगा। यानी कि जो एवरी ईयर एक्सपेंस होते हैं उनको रेवेन्यू नेचर का बोला जाएगा, और जो एवरी ईयर नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो कभी कभार होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, हम कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे। इतना शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलो, फिर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये वाला भी समझ में आ गया। 14 वाली टर्म, ठीक है ना, 14 वाला सीरियल नंबर है हमारा। ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर में हमने, सॉरी सेकंड लेक्चर में हमने 10 टर्म के मीनिंग देखे थे, और थर्ड लेक्चर में हमने 2 असेट्स और लायबिलिटी के मीनिंग डिस्कस किए थे, और आज हम 13 एंड 14 टर्म के मीनिंग है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो इनकम एंड रिसिप्ट क्या होती है, देखो, जब भी आपको पैसा, अब यहाँ पे तो खर्चा किया था, पेमेंट किया था, अब आपको मिलेगा भी तो ना, तो जो रिसिप्ट होता है पेमेंट, उसके भी 2 टाइप होते हैं सिमिलर काइंड के। एक रेवेन्यू इनकम का होता है और एक होता है आपका कैपिटल इनकम। ठीक है, अब रेवेन्यू इनकम क्या होता है, इट इज रेगुलर इन नेचर, यानी कि ऐसी इनकम, ऐसा रिसिप्ट जो आपको रेगुलर होता रहता है। ठीक है ना, साल में कितनी बार होता रहता है, ठीक है ना, यानी फ्रीक्वेंटली होता रहेगा आपको। एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स, अब आपका काम ही है गुड्स को सेल करना, तो आप साल में पता नहीं कितनी बार गुड्स को क्या करोगे, सेल करोगे। क्लियर है? फिर कमीशन इनकम हो सकता है, आपका कमीशन ब्रोकर का भी काम है, आप दलाली का भी काम करते हो, तो आपको क्या मिलता है, कमीशन। तो कमीशन अगर आपका काम ही है कमीशन एजेंट का, ठीक है ना, तो आपको पता नहीं कितनी बार क्या होगा, कमीशन है वो रिसीट होगा। ठीक है ना, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, अब गुड्स आप परचेज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट भी आपका क्या होता है, इनकम होता है। डिस्काउंट के बारे में मैं आपको जब जनरल वाला टॉपिक आएगा तो वहां पे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना, इसके कितने काइंड्स वगैरह होते हैं वो सब। रेंट रिसीव्ड, अब आपने, आपके पास बिल्डिंग है, आपकी खुद की बिल्डिंग है, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, तो आपको रेंट का इनकम होगा। क्लियर है? तो वो रेंट का इनकम हो रहा है, तो वो आपका मेन इनकम नहीं है, आपका काम नहीं है कि रेंट पे देना, लेकिन आपने फिर भी दे दिया, तो फिर भी आपको क्या होगा, मंथली रेंट है वो रिसीव होता जाता है। ठीक है, तो मंथली रेंट आपका रिसीव होता जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर इन नेचर, जिससे क्या हो जाएगा, वो हमारा रेवेन्यू है वो इनकम है वो बन जाएगा। ठीक है, सो रेगुलर नेचर का जो अगर इनकम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से कैपिटल इनकम, ठीक है ना, या कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे इसको। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, इट इज नॉट रेगुलर नेचर, यानी कि ये रेगुलर नेचर का नहीं होता है, कभी कभार होगा। ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग सोल्ड, आपने बिल्डिंग बेची, आपको पैसे मिले, क्या आपका काम है बिल्डिंग बेचना? नहीं ना, कभी कभार जैसे बिल्डिंग की जरूरत नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है ना, तो हर साल ये कोई इनकम है वो हमको नहीं मिलने वाली, हर साल हम बिल्डिंग को सोल्ड नहीं करने वाले। इसी तरीके से फर्नीचर सोल्ड कर दिया आपने, ठीक है ना, तो रोज रोज तो फर्नीचर बेचने वाले हैं नहीं। फिर मशीनरी सोल्ड कर दिया आपने, ठीक है ना,
कंप्यूटर सोल्ड कर दिया आपने, शेयर इश्यू कर दिए, शेयर कंपनी जब बनती है नई नई तो क्या करती है वो शेयर इश्यू करती है, डेली तो शेयर इश्यू करेगी नहीं कंपनी, ठीक है ना, तो वहां से भी रिसीट है वो होता है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में समझो कि चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, अगर वो रेगुलर नेचर का है, अगर वो रेगुलर नेचर का है, ठीक है ना, यानी कि फ्रीक्वेंटली होता रहता है, ठीक है ना, तो ऐसे नेचर के इनकम या एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। अगर रेगुलर है तो रेवेन्यू नेचर का, ठीक है ना, और अगर वो नॉट इन रेगुलर है, रेगुलर नेचर का नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल नेचर का बोलेंगे, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, ठीक है। चलो अब आप एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ लेना इस चीज को। देखो ये क्या है, अब जब भी हम अकाउंट में, इसके बाद में जब भी हम अकाउंट में बात करेंगे कि एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, आपको लिखा हुआ आएगा एक्सपेंसेस पेड ₹4,10,000, इनकम रिसीव्ड ₹4,20,000, मतलब सिर्फ आपको इनकम और एक्सपेंस वर्ड दिखेगा, या भी हम ऐसे लैंग्वेज में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो ये इनकम और एक्सपेंस कौन सा रहेगा, ये कैपिटल का कि रेवेन्यू का, तो वहां पे ऑलवेज आपको क्या मानना है, रेवेन्यू मानना है, यानी कि सिर्फ ओनली एक्सपेंसेस वर्ड अगर आपको दिखे तो आपको क्या करना है, उसको रेवेन्यू इन नेचर का मानना है, और साथ ही इनकम अगर आपको दिखे, ठीक है ना, सिर्फ इनकम वर्ड, तो उसको आपको कौन सा मानना है, रेवेन्यू इनकम मानना है। यानी कि हम नॉर्मली अगर वर्ड में बात करें कि मैं अगर सिर्फ बोलूं कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है ना, तो मैं उनको कौन सा बताऊंगा, रेवेन्यू इन नेचर का बताऊंगा। ये तो आपको डीप में स्टडी समझ में आए, डीप में आपको समझ में तो एटलीस्ट आना चाहिए कि एक्जैक्टली कितने काइंड के होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको बोले कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, तो आप कौन से बताओगे, रेवेन्यू वाला बताओगे, ठीक है ना। पूरे अकाउंट में जब इनकम और एक्सपेंस की बात करेंगे तो हम कौन सा माइंड में लेके चलेंगे, रेवेन्यू नेचर के लेके चलेंगे। एक और चीज, अगर यहां पे देखो एसेट्स का मीनिंग बताया था, तो जब भी कैपिटल एक्सपेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसेट्स जनरेट होता है, यहाँ पे एसेट्स जनरेट होता है, यहाँ पे कोई भी एसेट्स है वो जनरेट नहीं होता है। ये भी एक बेनिफिट है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एसेट्स जनरेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई एसेट्स है वो जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो सो फटाफट इसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अभी हम आगे का डिस्कशन करते हैं हमारा, और फर्स्ट हमारा टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। और बिजनेस ट्रांजेक्शन हम बार बार वर्ड करते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, तो ये एग्जैक्टली ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको जब अकाउंटिंग का मीनिंग बताया था जब लेक्चर नंबर 1 में, तभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, अभी डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजी में इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करनी है। अगर 3 कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है, दैट मीन हमारा वो क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो देखें, सबसे पहले नंबर 1 है आपकी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस के जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज है उनका एक्सचेंज करना है, यानी कि उनको देना है या फिर उनको लेना है। यानी कि हम बिजनेस हैं तो हम क्या करेंगे, या तो प्रोडक्ट को बेचेंगे या तो खरीदेंगे, यानी देंगे या तो खरीदेंगे, तो उनका एक्सचेंज करना, ठीक है ना। सेकंड है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। अब ये जो लेन देन होगा वो एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने चाहिए ना, तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो शॉर्ट में कहे तो 2 पार्टी यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। और वो जो एक्सचेंज कर रहे हैं हम प्रोडक्ट या सर्विसेज का, तो उसके बदले में क्या हो रहा है, या तो कैश देंगे या तो कैश मिलेगा, या फिर आज नहीं तो बाद में क्या होगा, कैश मिलेगा या तो देंगे, यानी क्रेडिट पे भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो 3 कंडीशन फिर से मैं आपको वापस से बता देता हूं। पहली कंडीशन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस होना चाहिए, और बिटवीन 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन होना चाहिए। और थर्ड वन है आपका, या तो वो कैश में होगा या तो वो क्रेडिट में होगा, ठीक है ना। क्रेडिट का मतलब है कि आज ऑन द स्पॉट आपको कैश नहीं मिलेगा, लेकिन नियर फ्यूचर में आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद में, जितना भी आपका क्रेडिट पीरियड है वो खत्म होने के बाद में आपको क्या मिलेगा, अमाउंट है वो मिल जाता है, ठीक है। चलो अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे हमको क्या होगा, इसको समझना इजी रहेगा। एग्जाम्पल है कि गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू सुंदर फॉर कैश, यानी कि सुंदर को आपने क्या किया है, गुड्स का सेल किया है, कितने का, 12,000 का कैश में, ठीक है ना। कैश लिए सुंदर से और आपने उसको 12,000 का गुड्स है वो सेल कर दिया। तो अब इसमें मैं चेक करता हूं कि क्या ये 3 कंडीशन पूरी होती है और क्या इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन हम कहेंगे।
तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस। क्या बिजनेस के कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है? तो हाँ, गुड्स जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो गुड्स है हमारा वही तो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जा रहा है ना, तो एक्सचेंज हो रहा है इन शॉर्ट। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, गुड्स है, क्लियर है, और एक्सचेंज हो रहा है। अब पार्टी बिटवीन 2 और मोर पर्सन, तो मैं और वो सुंदर, बिजनेस और वो सुंदर, दो पार्टी हो गई, तो बिजनेस और सुंदर, तो क्या लिखा, बिटवीन बिजनेस एंड सुंदर, तो दो पार्टी हो गई यहाँ पे, और इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। तो देखें यहाँ पे कैश ऑफ ₹12,000, यानी कि ट्रांजेक्शन में आपको कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है तो 12,000 का कैश भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू सुंदर ऑन क्रेडिट। वहां पे कैश पे था, यहाँ पे क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब है कि आज नहीं, अपने को सर्टेन पीरियड के बाद में मिलेगा। क्रेडिट पीरियड कोई भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। 10 दिन हो सकते हैं, आपका 30 डेज भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है इवन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन हम बोलेंगे, तो हम इन्हीं 3 कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट का एक्सचेंज हुआ है, तो जी हाँ, प्रोडक्ट आपका गुड्स है तो गुड्स का आपका एक्सचेंज हुआ है, गुड्स को आपने दिया है। सेकंड थिंग, आपके बिटवीन बिजनेस एंड सुंदर ट्रांजेक्शन हुआ है, तो दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, और ऑन क्रेडिट है, ये क्रेडिट में है, यानी आज पैसा नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में सुंदर से पैसा मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये था आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सैलरी का मैंने पेमेंट किया, सैलरी पेड ₹40,000 टू मिस्टर मोहन, और मिस्टर मोहन हमारे एम्प्लॉय है, यानी हमारे बिजनेस में एक मिस्टर मोहन करके एम्प्लॉय है, काम करते हैं, उनको हमने सैलरी है वो 10,000 एक महीने का पेमेंट किया है। तो बताओ इसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे? थोड़ा सा सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन हम बोलेंगे या नहीं। 3 कंडीशन सेटिस्फाई करो। देखो, सबसे पहला, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस। क्या वो जो मिस्टर मोहन हमारे अंडर में जो काम कर रहे हैं, क्या हम बिजनेस और उसके बीच में क्या कोई एक्सचेंज हुआ है प्रोडक्ट और सर्विसेज का? जी हाँ सर, सर्विसेज का चेंज हुआ। वो हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। वो जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे जो काम कर रहा है वो बिजनेस को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो सर्विस हमको मिल रही है। तो एक्सचेंज ऑफ सर्विस हो गया, तो सर्विस मिल रही है। सेकंड, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, तो 2 पर्सन है ना, वो एम्प्लॉय और बिजनेस, दोनों 2 पर्सन हो गए, बिजनेस और एम्प्लॉय। फिर इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, तो कैश में मैं उसको सैलरी पे कर रहा हूं ना, तो कैश हो गया। और मान लो अगर कैश में आज पे नहीं करता हूं, मैं कल पे करता हूं, तो क्रेडिट पे हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, सैलरी पेड अगर मैंने की है 10,000 की मिस्टर मोहन को, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और सिमिलरली अगर मैंने रेंट पे किया है, वेजेस पे किया, ठीक है ना, तो ये सारे खर्चे भी आपके क्या हो जाएंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएंगे, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना, तो आपको आराम से है वो समझ में आ जाएंगे कि कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ज्यादा इतना डिफिकल्टी नहीं होता है। चलो, अब है नेक्स्ट हमारी इंपोर्टेंट टर्म्स, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का वैसे पूरा चैप्टर है अपने सिलेबस में, ठीक है ना, और वो आपको जब चैप्टर होगा तब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको मैं ये वर्डिंग समझाता हूँ। तो देखो, सपोज आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने सपोज 1 साल पहले मोबाइल खरीदा था सैमसंग का आपने 1 साल पहले सपोज 30,000 रुपीज में मोबाइल खरीदा था, ठीक है। तो 1 साल पहले आपने 30,000 का सैमसंग का एक मोबाइल खरीदा था। अब मुझे बताओ कि आज 1 साल उसको खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, क्या आज वो 30,000 में बिकेगा? अगर आज उसको बेचने जाओगे तो मार्केट में क्या 30,000 में बिकेगा? आपको 30,000 मिलेंगे उससे? सो आपका आंसर होगा सर नहीं मिलेंगे, 30,000 से कम मिलेंगे, ठीक है ना, 30,000 से कम मिलेंगे। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आज उसका वैल्यू सपोज 25,000 है। कितना है? 25,000। तो हमने खरीदा था 1 साल पहले, तो 30,000 उसका वैल्यू था, और आज उसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गया, घटकर कितना हो गया? 25,000। तो ये जो असेट्स की वैल्यू, मोबाइल क्या होता है मेरे लिए? एसेट्स होता है। तो मोबाइल या असेट्स की वैल्यू जो पहले 30,000 थी और आज कितनी हो गई? 25,000 की, यानी कि 5,000 का मेरा वैल्यू है वो कम हो गया असेट्स का। तो असेट्स का वैल्यू जितना कम होता है, ठीक है ना, तो वो जो रिडक्शन होता है असेट्स के वैल्यू में, ठीक है ना, उस रिडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। एक तरह का लॉस होता है, ठीक है ना। असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो ऑब्वियसली क्या हो गया? लॉस ही हो गया ना। अब मैं आपको इसकी वर्डिंग बताता हूँ। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे एग्जांपल में मोबाइल था, ठीक है ना,
और वो बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह वो सब, ठीक है ना, मशीनरी वगैरह। सो एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज रिड्यूस्ड। हर साल क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन होती ही होती है, क्योंकि एक साल पहले फर्नीचर खरीदा होगा तो एक साल के बाद में उसकी मार्केट में वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती ही होती है। तो जितनी वैल्यू कम होती है ना, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आगे क्या बोलता है, अमाउंट विच इज रिड्यूस्ड, जितना अमाउंट रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना, कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, और डिटेल में आपको चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था आपका डेप्रिसिएशन। चलो अब हम बात करते हैं, अच्छा इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। तो डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में मैंने स्पेशली अलग से एक वीडियो बना रखा है। आप क्या करोगे, चैनल पे जाके आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है ना, और प्लेलिस्ट में जाके अदर में सेलेक्ट करोगे। अदर में आपको एक वीडियो देखेगा, वो पूरा डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर बना रखा है, तो आपको वो पूरा वीडियो देख लेना है, तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट का आइडिया लग जाएगा। और वैसे भी मैं आगे के चैप्टर में जहां पे भी डेबिट एंड क्रेडिट का, वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर में इसका काम होने वाला है, यूज में आएगा, ठीक है ना, तो वहां पे मैं आपको और भी उसको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चलो अब हम एक और इस चैप्टर, ये चैप्टर 1 आज आपका खत्म हो जाएगा। अभी लास्ट पोर्शन के ऊपर है हम, ठीक है ना, ये लास्ट पोर्शन आपका बाकी है इस चैप्टर का, और वो है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स और अकाउंटिंग सिस्टम्स और मेथड्स। यानी कि ये जो हमने अभी तक देखा है कि सब कुछ अकाउंटिंग होती है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, ठीक है ना, इतना हमको पता है। तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, वो कौन से मेथड से करें, उसका मेथड क्या होगा, कितने सिस्टम है हमारे पास, जो सिस्टम को फॉलो करते हुए हम वो अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो देखो, तो क्या लिखा, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाने के कितने मेथड्स है आपके पास, या इसको ऐसे बोलो अकाउंटिंग सिस्टम और मेथड्स। समझ में आया, तो अकाउंटिंग सिस्टम बोलूं या फिर अकाउंटिंग मेथड्स बोलूं, बात एक ही है। तो हमारे पास दो सिस्टम है, हमारे पास दो मेथड्स है, दो सिस्टम है, देसी नामा सिस्टम और सेकंड है आपका डबल एंट्री सिस्टम। देसी नामा सिस्टम, जैसे आपको देसी वाली फीलिंग आ रही होगी, ठीक है ना, देसी वाली फीलिंग यानी कि बाप दादा जमाना की बात आ रही होगी, थी ना दिमाग में। तो कहने का मतलब यही है कि वैसे भी ये अभी पॉपुलर नहीं है, और अभी तो बिल्कुल खत्म हो चुका है लगभग, ठीक है ना, ये सिस्टम है वो लगभग अभी खत्म हो चुका है। अगर आपको पता होगा तो कभी मम्मी के साथ में या पापा के साथ में कभी कपड़े की शॉप पे गए हो आप, पहले होता था, अभी तो कम दिखते हैं, तो वो क्या करता था, दुकान वाला पूरा एक वो रेड कवर होता था उसके ऊपर, और बड़ा सा रजिस्टर निकालता था, ठीक है ना, और उस रजिस्टर में अगर आपने देखे होंगे तो वो इस तरीके से लिखता था, श्री मोहन खाता, ठीक है, श्री मोहन अकाउंट, और इस तरीके से सेल करता था, और 10,000 रुपीज ऐसे लिखता था, ठीक है ना, ऑल टाइम ऐसे इनकी हैबिट रहती थी। तो उस तरह से वो क्या करते थे, उस रजिस्टर में वो अकाउंट मेंटेन करते थे, उनको बोला जाता है देसी नामा सिस्टम। वो देसी नामा सिस्टम को फॉलो करते थे, लेकिन प्रेजेंटली इस मेथड को आई डोंट थिंक कोई भी है वो फॉलो करता होगा, ठीक है ना, कोई फॉलो नहीं करता, इसको खत्म हो चुका है लगभग ये, फिर भी हमारे सिलेबस में पढ़ा है, क्योंकि हमें एक थोड़ा हिस्ट्री का आइडिया लाए, ठीक है ना। चलो, तो ये अभी बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, देसी नामा सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है ना, अब खत्म हो चुका है, इसका कोई भी यूज नहीं है। अब ज्यादा और मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है आपकी, जो प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा यूज में आती है, ठीक है, और इवन यही यूज में आती है, तो ये है हमारी डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि डबल एंट्री इसीलिए इसका नाम दिया क्योंकि ये क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन में उसकी दो इफेक्ट लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है पूरा ड्यूल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन को ये सिस्टम क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट दो आप, एक डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डिटेल में आपको बताऊंगा। अब अगर मैंने ये मेथड फॉलो करा, ठीक है ना, तो मेथड कौन सा फॉलो करना है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना, और ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। अब मैंने ये मेथड फॉलो करा, अब मुझे किस बेसिस पे अकाउंटिंग मेंटेन करूं मैं, मतलब कि बेसिस का मतलब ये है कि कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाले होते हैं, ठीक है ना, उधार है, तो क्या उनको भी मैं रिकॉर्ड करूं, या सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूं, या फिर दोनों को मिक्स करूं मैं रिकॉर्ड। तो इसके लिए मुझे मेरा कुछ बेसिक होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं क्या करूं, ये रिकॉर्डिंग करूं, ठीक है ना, अकाउंट मेंटेन करूं। तो हमारे पास इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर 3 बेस होते हैं हमारे पास। पहला बेस होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा यही बेस है वो फॉलो किया जाता है आज प्रैक्टिकल टाइम में, सबसे ज्यादा ये वाला फॉलो होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है आपका मर्केंटाइल या एक्रूल बेस, इसको क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल या फिर एक्रूल बेस, ठीक है। और सेकंड है आपका कैश बेस, ठीक है ना, और थर्ड है आपका मिक्स्ड बेस। मिक्स्ड बेस का मतलब है कि दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं, बहुत अच्छे से समझना है, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। देखो, मर्केंटाइल या एक्रूल बेस अगर कोई फॉलो करता है,
ठीक है ना। अगर कोई बिजनेसमैन अकाउंटिंग करता है, ठीक है ना, और वो क्या करता है, मर्केंटाइल या एक्रूड बेस फॉलो करता है टू मेंटेन द अकाउंट्स, तो क्या होगा, तो वो कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो अगर ये बेस लेते हो आप, तो आपको कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर आर टू बी रिकॉर्डेड। यानी कि आपको सब ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैश। यानी कैश को आपको ध्यान में नहीं रखना कि उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको रिकॉर्ड करना है अगर वो इस पीरियड का है तो, और पर्टिकुलर ईयर का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात करूं कि 2019-20 अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2019 को क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये 12 मंथ का पीरियड है। अब ये 12 मंथ के पीरियड का जो भी खर्चा होगा, इसमें जितना भी सैलरी हुआ, रेंट हुआ, ठीक है ना, तो वो सारे खर्चे हम क्या करेंगे, इसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे ये नहीं पड़ता कि उसका पेमेंट हुआ है या नहीं, बस इस साल का है, इस ईयर से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, उसको इसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट से हमें कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका कैश का कोई रोल नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का है, जैसे फॉर एग्जांपल 2019-20 का अगर है ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, उस ईयर से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन है, तो वो उसी ईयर में क्या करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी अकाउंटिंग ईयर में शो करेंगे, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेमेंट। पेमेंट से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, यानी कि कैश यहाँ पे कोई रेलिवेंट नहीं रहता है। दोनों ही नेचर के ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश होंगे या फिर क्रेडिट, दोनों को आप क्या करोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं। दूसरा होता है कैश बेस। कैश बेस अगर कोई फॉलो करता है तो क्या करेगा, ठीक है ना, इनमें से कोई एक आपको बेस है वो फॉलो करना है, ठीक है। जनरली सबसे ज्यादा है वो ये वाला फॉलो होता है, ठीक है ना। कंपनी वगैरह को तो कंपलसरी ये फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। अब कैश बेसिस है वो क्या करते हैं, कुछ एडवोकेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये कैश बेसिस है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास ऑप्शन रहता है दोनों में से कोई भी फॉलो करने का, ठीक है। चलो, तो कैश बेसिस अगर कोई फॉलो करेगा तो वो क्या करेगा, कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, तो देखो बहुत इजी है, कैश, नाम ही दिख दिया कैश, यानी सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देखो क्या लिखा, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी सिर्फ कैश में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उन्हीं को आपको रिकॉर्ड करना है, बाकी के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने गुड्स को सेल किया है कैश में तो उसको रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर मैंने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जब पेमेंट आएगा तब रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आया। तो कैश आ रहा है या जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर हम ये वाला बेस है वो फॉलो करते हैं तो। आगे क्या लिखा, अकाउंटिंग ईयर इज नॉट रेलिवेंट। अब पिछले साल का पेमेंट इस साल मिला, या हमने पिछले साल का खर्चा था इस साल हमने पेमेंट किया, अगले साल का पेमेंट भी इस साल एडवांस में कर दिया, तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस पेमेंट कर दिया, लिख दो आप, अब वो अगले साल का है कि पिछले साल का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिख देना, कैश में हुआ लिख दो, बराबर है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ एक ही साल का लिखते थे हम, अगर एडवांस है तो उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और अगर आपका पिछले साल का है तो भी नहीं लिखते थे, ठीक है। देखो, तो ओनली कैश इज रेलिवेंट, यहाँ पे क्या चीज रेलिवेंट है, यहाँ पे सिर्फ कैश वाला चीज है वो रेलिवेंट है। अगर कैश अगर अफेक्ट हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। चलो, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं दोनों। देखो एग्जांपल दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल ऐसा है कि सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2019-20। अब अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर एक ही बात है। अकाउंटिंग ईयर के आपका उसमें क्या किया आपने, पूरे साल भर का जो सैलरी होता है उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे है। देखो, सैलरी पेड फॉर 11 मंथ, आपने 12 मंथ का पीरियड होता है पूरा, लेकिन उसमें से आपने 11 महीने की सैलरी है वो पे कर दी। एक्चुअल में कैश में कितनी पेमेंट की आपने, 11 महीने की सैलरी, और वो कितनी होती है 55,000, यानी एक महीने की 5,000 सैलरी, तो टोटल 55,000 सैलरी आपने कैश में पे कर दी, बराबर है। और प्लस सैलरी अनपेड ऑफ 1 मंथ, यानी कि एक महीने की सैलरी है वो आपकी इसमें अनपेड है, वो आपने अभी तक पेमेंट नहीं की। तो अगर ऐसा एग्जांपल है, टोटल दोनों का मिला के 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाती है 60,000, जिसमें से 5,000 का पेमेंट नहीं किया और 55,000 का आपने पेमेंट कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम मर्केंटाइल बेस फॉलो करेंगे तो हम इसमें से सैलरी कितनी बताएंगे, कितनी सैलरी रिकॉर्ड करेंगे, 55,000 करेंगे, 5,000 करेंगे कि 60,000 करेंगे, कितनी करेंगे बोलो। इसमें क्या बोला था कि ऑल ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, जो इस साल से संबंधित है वो सारे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो इस साल से रिलेटेड तो पूरी 60,000 है, पूरे 12 मंथ की सैलरी लेंगे,
तो इसीलिए अगर मैं ये मेथड फॉलो करता हूं, ठीक है ना, ये बेस फॉलो करता हूं, तो मैं इस एग्जांपल में कितनी सैलरी रिकॉर्ड करूंगा, सैलरी एक्सपेंस ऑफ ₹60,000 पूरा सैलरी रिकॉर्ड करूंगा। पेमेंट से तो कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है ना। तो कैश क्रेडिट दोनों को मैं रिकॉर्ड करता हूं वैसे भी, तो सैलरी एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूंगा, ऑफ ₹60,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल में अगर कैश बेसिस फॉलो करता हूं तो बोलो कितनी मैं सैलरी रिकॉर्ड करूंगा, बोलो बोलो बोलो, आप ही बोलो। हाँ, आपका आंसर होगा कि सर जितना कैश में जा रहा है, कैश में तो हमने कितना पेमेंट किया है, 55,000। तो ऑब्वियसली हम अगर ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम कितना सैलरी रिकॉर्ड करेंगे, 55,000। तो देखो सैलरी एक्सपेंस ऑफ ₹55,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। बाकी का 5,000 हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब आता है थर्ड वाला आपका मिक्स्ड बेस। मिक्स्ड बेस में क्या होता है कि कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स का आप एक्रूअल बेसिस पे करते हो, मर्केंटाइल बेसिस पे करते हो, और कुछ ट्रांजेक्शन को आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो आज प्रेजेंटली यूज होता है वो ये मर्केंटाइल एक्रूअल बेस फॉलो होता है, ठीक है ना, और ये तो लगभग कोई फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो डिस्कशन है वो खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन और बेसिक सारा वो मैंने आपको करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड चैप्टर करवाऊंगा ड्यूल इफेक्ट करके, ठीक है ना, वो करवाऊंगा। और वहां से अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नाम बताऊंगा, वो आप सब्सक्राइब करके रखना। उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन है वो भेजता रहूंगा, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, तो आप भी करते रहना साथ साथ में, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड वगैरह के साथ में चैनल को मतलब चैनल को खुद तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और चैनल को आपको क्या करना है, शेयर भी करना है, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी क्या करे, उसका बेनिफिट है वो ले पाए। क्योंकि कोरोना की वजह से सबकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई है सबको, ठीक है ना। तो काफी सारे स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट तक अगर आपका ये वीडियो अगर शेयर करने से जाता है तो वो आपको दुआ देंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको शेयर करना चाहिए। मैं आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप शेयर तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है ना। और स्टडी करो आप, मेन इंपोर्टेंट चीज ये है, स्टडी करो आप टाइम पे। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वो एक नोटबुक में आप लिखते जाओ, साथ साथ में आपके नोट भी बनते जाएंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी आती जाएगी। और जब तक स्कूल खुलेगी तब तक तो आपका बेसिक है वो बहुत स्ट्रांगली है वो बिल्डअप हो गया होगा। बिलीव करो मेरे ऊपर, ठीक है ना, विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपको समझ में आराम से आएगा। और स्कूल खुलेगी तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा स्कूल में, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख के आए होंगे वहां पे, ठीक है ना। तो चलो किसी का वेट मत करो, खुद स्टडी करो, ठीक है ना। और कुछ भी डाउट होता है तो मुझे आप बिंदास पूछो, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है, जल्दी मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, ठीक है, सेफ रहिए और बिंदास स्टडी करते रहिए, ठीक है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।